हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स नेशन। मैं हूं आपकी मेंटर उदिशा मैम और आज मैं लेकर आई हूं एएमयू का सेकंड लेटेस्ट पेपर जो है 2021 एंड 2022 का। तो ये एएमयू का पेपर है बीकॉम एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको मैं आपको डायरेक्टली उसके आंसर्स बताती हूँ। आई होप आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा तो आपको पता ही होगा, बट जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो विच इज द राइट आंसर, आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। पहले हमारा इंग्लिश का सेक्शन है तो उसी को सॉल्व करने से चालू करते हैं कि चूज द करेक्ट नाउन नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब नरेट। ठीक है, नरेट नाम का एक वर्ब है, उसके नाउन को बताना है। तो इसके नाउन, इसका नाउन क्या होगा आप लोग को पता होगा बच्चों की। नाउन के कुछ स्पेसिफिक शब्द होते हैं जिनसे हम पहचान पाते हैं कि ये चीज नाउन है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि किसी वर्ड के लास्ट में ION लगा है, जैसे इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाने लगता है। ठीक है, या फिर किसी वर्ड के लास्ट में IVE है या फिर TIVE है। ठीक है, तो वो भी नाउन कहलाता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि ING लगा है तो फिर वो नाउन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। नहीं, दैट इज वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। लुक सो टॉल का यहाँ पे क्या मतलब है? हैड ग्रोन फिजिकली टॉलर, सीम वेरी कॉन्फिडेंट, स्टूड ऑन द चेयर, स्टूड ऑन टिपटोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सीम वेरी कॉन्फिडेंट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लुक सो टॉल क्या है बच्चों? ये एक ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है, लुक सो टॉल यानी कि बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट लग रहा है, आप में बहुत ज्यादा खुद के लिए विश्वास है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय choosing the most appropriate option given below. If he had worked hard, dash, he will pass, he would pass, he will have pass या फिर he would have pass। तो ये बच्चों ऐसा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है? टेंस से बनकर ये सेंटेंस आया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर वो अच्छी मेहनत किया होता, कड़ी मेहनत किया होता तो वो पास हो गया होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ही वुड हैव पास्ड। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट रेफर टू मैनर ऑफ वॉकिंग? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द है जो एक चाल के बारे में नहीं बताता है? हॉबल, हैगल, वैडल, स्वेबल। ठीक है, तो वैडल एक ऐसा चीज है, वैडल एक ऐसा शब्द है जो चाल के बारे में नहीं बताता है। बाकी सारी जो चीजें हैं वो क्या है, वो एक चाल को बताती है। ठीक है, कि आप कैसे चलते हैं, जैसे कि ही वॉक्स एलिगेंटली। ठीक है, हॉर्स कैसे चलता है, गैलॉप करके, है ना। तो इसमें यहाँ पे एक शब्द है वैडल करके, वो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट क्लॉज। ठीक है, तो डैश द बॉय शुड बी गिवन सम फाइनेंशियल हेल्प। ड्यू टू हिज केस द बॉय शुड गिवन बी द बॉय शुड बी गिवन, या फिर कंसिडरिंग हिज केस, या फिर ऑन टेकिंग केयर ऑफ हिज केस, या फिर हैविंग कंसिडरिंग हिज केस। तो कंसिडरिंग हिज केस होगा, ड्यू टू नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लवली? लवली शब्द का एंटोनिम यानी उल्टा कौन सा शब्द नहीं है? अगली, ड्रैब, ऑफुल या फिर टॉल। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि टॉल क्या है, उसका एंटोनिम शब्द नहीं है। ठीक है, चूज द वर्ड विच हैज बीन करेक्टली स्पेल्ड। प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड। देखिए सब बोलने में तो सारा एक ही जैसा लगता है, बट हम उसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? उसकी स्पेलिंग से। ठीक है, प्रिविलेज या फिर प्रिविलेज। ठीक है, सबकी स्पेलिंग तो एक ही जैसी है, तो हमें क्या देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है, यानी कि डी वाला अगर आप ऑप्शन देखोगे तो वो करेक्टली स्पेल्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच प्रिफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स? यानी इसके इन वर्ड्स के साथ, इन तीनों वर्ड्स के साथ कौन सा प्रिफिक्स, कौन सा शब्द पहले लग सकता है? डिस्टेक, डिसचीफ, डिसबिहेव, या फिर मिसटेक, मिसचीफ, मिसबिहेव। तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जैसे कि नॉन टेक, नॉन चीफ, नॉन बिहेव ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। इन टेक, इन चीफ, इन बिहेव नहीं होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन वर्ड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इसमें भी हमें नाउन देखना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। स्ट्रांगली क्या है? एडवर्ब हो जाएगा। स्ट्रेंथनेस भी कुछ और हो जाएगा। स्ट्रेंथ क्या है हमारा? स्ट्रेंथनेस हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, और स्ट्रेंथ क्या है हमारा? ये हमारा नाउन है। ठीक, ठीक है, आते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो द वर्ड पेयर, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट इज कॉल्ड। ये जो दो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाएंगे? ये होमोफोन्स है। ठीक है, होमोनिम है, यानी कि इनका क्या है कि ये एकदम सिमिलरली साउंड कर रहे हैं, बट इन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक, ठीक है। फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक, द कैप्टन सेड ब्रावो, यू हैव रियली स्प्रंग अ बिग सरप्राइज बाय यू, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस टुडे। ठीक है, तो इसका क्या हमारा पैसिव इनडायरेक्ट वॉइस होगा? द कैप्टन अपलॉडेड देम। ठीक है, ब्रावो का क्या हो गया? अपलॉडेड देम हो गया, सेइंग दैट दे हैड रियली स्प्रंग अ बिग सरप्राइज बाय द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दैट डे। तो ये तो देख कर ही लग रहा है कि यही राइट आंसर है, बाकी सारे रॉन्ग है। ठीक, चलिए, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड। फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। अ वर्ड हु पर्सन हु इज 80 years old। ठीक है, ऐसा पर्सन जो 80 years old है उसको क्या कहते हैं? ऑक्टोजेनैरियन। ठीक है, ऑक्टोजेनैरियन, जो 80 years का है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया गया है, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 13 to 16 आंसर करना है। तो पैसेज आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस के मैं आंसर्स आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या है। जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रोचेस ऑफ सॉक्रेट्स एंड एरिस्टोटल? एरिस्टोटल, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why do educationists consider philosophy a weak and woolly field? तो इसका आंसर सी है, इट इज नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पेरेनलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्रिहेंशन? इसका आंसर ए है। और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे कि वर प्लाटोज बिलीव्स अबाउट एजुकेशन डेमोक्रेटिक? तो इसका आंसर यस है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जॉन हैज बीन टीचिंग इन स्कूल डैश 2010, फॉर 2010, फ्रॉम 2010, या फिर सिंस 2010, या फिर बाय 2010। तो इसका आंसर आप सभी को पता है करेक्टली क्या होगा। इसका आंसर है सिंस 2010। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैन इज सपोज टू बिहेव डैश द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, फॉलोइंग, एज टू, अकॉर्डिंग टू, या फिर इन। तो आप लोग क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। डैश शी द विंग्स ऑफ डव शी वुड हैव फ्लोन टू यू, हैज, हैव, हैड, हैविंग। तो अगर उसके पास होता तो फिर वो एक डव की तरह उड़ जाती, अगर उसके पास पंख होते तो हैड शी द विंग्स ऑफ डव शी वुड हैव फ्लोन टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यू डैश लाइट अ मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैस, यू नीड नॉट लाइट अ मैच, या फिर यू मस्ट नॉट, यू वोंट, या फिर यू वुडंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है? ये सब क्या है बच्चों? ये सब एक मॉडल है। ठीक है, मॉडल्स आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यू मस्ट नॉट लाइट लाइट अ मैच। ठीक है, तुम्हें नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, identify the error in the following sentence. He was quite amusing when he heard what had happened. ठीक है, वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा वो हो गया था, what had happened। ठीक है, तो इसी में एरर लग रहा है मुझे। ठीक है, what had happened में ही तो इसमें एरर है, तो यानी कि ऑप्शन डी, हाँ, ऑप्शन बी विल बी he was quite amused होगा, सॉरी। ठीक है, he was quite amused when he heard what happened। ठीक है, amusing नहीं, amused होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच इज एज प्राउड एज पिकॉक एन एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें से कौन से फिगर ऑफ स्पीच का एज प्राउड एज पिकॉक एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन या फिर ऑक्सीमोरॉन। तो आप लोग क्या लगता है इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑब्वियसली सिमिली ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें एज और एज नाम का शब्द लगा है। ठीक है, चूज द करेक्ट ग्रामेटिकल पैटर्न टू कन्वे प्रॉपर मीनिंग। द furor surrounding him had appeared to threaten East 70s commercial future। ऐसे ही आपको चार वो दिए गए हैं, इसको आपका क्या करेक्ट मीनिंग बताना है कि मतलब कौन से सेंटेंस में आपको लग रहा है कि भाई करेक्ट मीनिंग इसमें बैठ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। Choose the correct verb form. All of them were prevented dash in exam from appearing in the exam। ठीक है, choose the correct noun from the adjective bankrupt। तो bankrupt का correct noun क्या होगा? वो है bankruptcy। ठीक है, bankruptcy। देखते हैं, the first provisional government of India under the presidency of Raja Mahendra Pratap Singh was established in 1915 at। तो ये चीज कहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी? फर्स्ट प्रोफेशनल गवर्नमेंट ये स्टैब्लिश की गई थी काबुल में। काबुल में ये चीज स्टैब्लिश की गई थी। फिर आते हैं कि व्हेन अ बेबी डाइज विद इन फर्स्ट 4 weeks ऑफ लाइफ इट इज नोन एज। तो ये उसको क्या कहते हैं? ये फिनोमिना को क्या कहते हैं? नियोनाटल मोर्टेलिटी। ठीक है, फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटलिटेरियन सोसाइटीज। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इस सोसाइटी को बिलोंग नहीं करती है? तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर सिटीजन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब पाक स्ट्रेट जो है वो किसके बीच में आता है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया इंडोनेशिया या फिर इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अली बाबा जो ग्रुप है वो कौन से सेक्टर के बिजनेस को बिलोंग करता है? तो ये जो है वो किस में बिलोंग करता है? ई कॉमर्स पे बिलोंग करता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? तो हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी को ये अवार्ड दिया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गौतम बुद्ध कहाँ पे बॉर्न हुए थे? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी, आपने मोस्टली हर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में इसको देखा ही होगा। ठीक है, ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे? ये लुम्बिनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि गोवा वाज अ डैश कॉलोनी बिफोर 1961। सबसे पहले मतलब 1961 के पहले वो कैसी कॉलोनी थी? वहां पे पुर्तगीज का राज चलता था, यानी वो एक पुर्तगीज की कॉलोनी थी। द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी वो? खुशवंत सिंह ने लिखी थी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना ही था हमारा जीके का पोर्शन। अब हम आते हैं अपने अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ पार्टनर्स थे, उनका कैपिटल इतना इतना था। अभी एक राकेश नाम का पार्टनर आया जो इतने शेयर के लिए आया है, ठीक, और उसका कैपिटल इतना था। अब वो कितने अमाउंट की गुडविल एक फर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमें वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है 30,000, दैट इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगर क्रेडिटर्स 10,000 है, उन्होंने बुक वैल्यू की मतलब 16,000 की बुक वैल्यू की क्या थी? स्टॉक थी, उन्होंने 13,000 पे ले ली, तो इसकी अकाउंट की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट की। तो ऑप्शन डी, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय 3,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है हमारे लोन पे? तो कितना लगता है? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, तो ये ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 6% हमें इस पे इंटरेस्ट लगता है पर एनम। डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्या कर रहा है? पब्लिक को इनवाइट कर रहा है हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। तो कैसा डॉक्यूमेंट है वो? प्रोस्पेक्टस है। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम किसके लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता है? तो ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपको हर बुक में देखने मिल जाएगा। तो किसके लिए नहीं होता है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। ये तीनों जो फैक्टर है ना बच्चों, ये तीनों गुडविल को अफेक्ट करती है, बल्कि जो ऑप्शन डी है जैसे लोकेशन ऑफ कस्टमर्स, वो क्या करता है? वो गुडविल को अफेक्ट नहीं करता है। लोकेशन ऑफ कस्टमर कैन बी वेरिएंट।
ठीक है। द बैलेंस लेफ्ट आफ्टर द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू, ये क्वेश्चन हमारे 2022 के पेपर में भी था, वो भी हमने सॉल्व कर रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? रिजर्व कैपिटल अकाउंट में चले जाते हो बैलेंस। ठीक। Resources of NPO, unrestricted fund that have been set aside for a specific purpose by the board of directors is accounted in, किसमें अकाउंट किया जाता है इसको? तो a term endowment fund में उसको अकाउंट कर दिया जाता है by the directors। ठीक। Every company shall prepare its balance sheet of the financial year according to provision 6 of part 1 of the Companies Act 1956। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। एबीसी कंपनी है, ठीक है, उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया, कुछ शेयर्स बुलाए, पर उससे ज्यादा ही शेयर्स आ गए, तो उन्होंने क्या किया? प्रोराटा अलॉटमेंट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से इतने शेयर्स के एप्लीकेशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अगर अहमद नाम का व्यक्ति है जिसने 40 शेयर्स लिए हैं, तो फिर उसके कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया होगा? तो दैट इज ऑप्शन सी, 48 इज द राइट आंसर। टीपीएस किस चीज के लिए स्टैंड होता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रांसलेशन, या फिर ट्रांजैक्शन पॉइंट सिस्टम, या फिर टेलीविजन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है। Portion of authorized capital which can be called up only in the event of winding of the company is known as reserve capital। इसको क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the ratio is used for long term solvency position? तो जहां सॉल्वेंसी है वहां पे डेप्ट इक्विटी तो जरूरी है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं कि इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग the sequence of actions taken on data is converted it into information is data processing, storage, या फिर database, या फिर communication। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? डाटा प्रोसेसिंग। जब there is decrease in the value of an asset at the time of retirement of partner, which account will be debited? तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ये आप सभी को पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस वापस से रिपीट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51 those shares which are issued to the existing shareholders of a public limited company are known as right issue shares। option C is the correct answer। the minimum subscription as per SEBI guidelines क्या है? 90% आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म व्हेन, कब वो कर सकता है कोर्ट? जब पार्टनर क्या हो? इनसेन हो, यानी 53 का ए राइट आंसर है। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में क्या चीज जाती है? ऑल कैश रिसिप्ट्स आर शोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है, गुडविल हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2022 में भी आ रखा है और इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, दैट इज 45,000 इज द करेक्ट आंसर। अब एक बिजनेस है, उसमें कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है मशीन और चीजों को रेडी रखने के लिए फॉर द ऑपरेशन, उसका नाम क्या है? गैंग बॉस। ठीक है, उसका नाम क्या है? गैंग बॉस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी गजलिंग कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आता है। बेसिक ट्रूथ्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी कम्स अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ। ठीक है, 59 वाला हमने सॉल्व किया कि ऐसा कौन सा राइट है जो कंज्यूमर को रिलीफ दिलाने में काम आता है, तो क्या है वो? राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, सेटलमेंट साइकिल एनएसई की कितनी होती है बच्चों? तो वो होती है T+2 डेज। ठीक है, द मेन एम ऑफ टेलर वॉज, क्या था मेन एम उनका? कि वो प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस चीज से बेस्ड होते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पे वो बेस्ड होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनी मार्केट इज मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड की मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। किस लिए काम आता है मनी मार्केट? शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। एक सबऑर्डिनेट है जो एक से ज्यादा बॉस से
सुपरविजन या सॉरी कमांड रिसीव कर रहा है, तो ये कौन से प्रिंसिपल का वायोलेशन है? तो ये कौन से प्रिंसिपल का वायोलेशन है बच्चों? ये है यूनिटी ऑफ कमांड का। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन से ईयर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो कौन सा ईयर था वो? 1986। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ये सब किसका पार्ट है? कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है? तो देखने से ही पता चला है कि ये स्टाफिंग का पार्ट है। चलिए, प्रोडक्ट प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर? तो कौन सा बेनिफिट प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट? फंक्शनल बेनिफिट, यानी वो कैसे वो प्रोडक्ट फंक्शन कर रहा है इसकी बेनिफिट वो प्रोवाइड करता है। ट्रेडिंग और इक्विटी का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग और इक्विटी का मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन दी ओवरऑल कैपिटल, यानी ए। मिनिमम नेटवर्थ स्टिपुलेटेड बाय सेबी फॉर अ डिपॉजिटरी इज ₹100 करोड़। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इज कॉन्केव टू द ओरिजिन बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका बिहेवियर कैसा होता है? उसका बिहेवियर होता है इंक्रीजिंग नेचर का। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? तो कौन सी चीज नहीं होती है? ओल्ड एज के पेंशन जो होती है वो हमारे नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड रहती है। अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन व्हेन द इंडिफरेंस कर्व इज tangent to the budget line। ठीक है, ऑप्शन ए। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस लाइन इज अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड या फिर अबव मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो अगर आपने क्लास 11th का पढ़ा होगा तो आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हॉरिजॉन्टल स्लोपिंग होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिजेंट फंक्शन मनी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज, क्या है इनका डिफरेंस? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इज ऑप्शन सी। ये वाला फॉर्मूला सभी को बहुत पॉपुलरली याद होगा, है कि नहीं? बहुत इजी फॉर्मूला है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन केस ऑफ मोनोपोली मार्केट सिचुएशन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 0। ठीक है, 0। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म? कौन सी चीज डिस्क्राइब करती है? तो इसका आंसर है ईच सेलर इज अवेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ हिज एक्शन ऑन दी अदर सेलर्स। इफ अ डिमांड का शिफ्ट राइट इट मींस, क्या है कि जो डिमांड का जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है बच्चों? वो इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कैलकुलेशन है वो कौन से उसमें यूज होता है? मीन, मीडियन या मोड? तो मीन में यूज होता है, सभी को पता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। Okay, Fisker's ideal index is geometrical mean of Lasper's and Pasque's index. Option C. एक कॉइन है वो 4 टाइम्स टॉस हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स या फिर और ज्यादा हेड्स जाने की क्या है? 11/16। ऑलरेडी यहाँ पे आंसर्स दिए ही गए हैं कि अगर n नंबर ऑफ पीपल है वो एक टेबल के अराउंड में बैठे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के नेबर हैं? तो क्या है इसका आंसर? 2/n-1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एनी 2 इवेंट्स A and B which one is true? ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फॉर नेगेटिव स्क्यूड डेटा व्हाट इज ट्रू? ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। मीडियन छोटा भी होगा और यहाँ पे मोड छोटा होगा मीन से। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A and B which one is true? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डेंसिटी टेस्ट किस में अप्लाई होता है बच्चों? मीन, मीडियन या फिर मोड? तो ये किस में आपको एप्लीकेशन इसका करेक्ट दिखेगा? अगर आप लोग ने अपना स्टैटिस्टिकल पेपर दिया होगा तो आप सभी को इसका आइडिया होगा कि वो किस में यूज होता है। बेसिकली वो मोड में यूज होता है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The pair of dice is thrown. The probability that the sum of the digit is neither 7 nor 11 is 7 by 9. Shepard's correct standard deviation is option number A. 15 वर्कर्स हैं, अगर वो 48 आवर्स में एक बिल्डिंग को बनाते हैं, ठीक है, एक वॉल को बनाते हैं, तो हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स? दैट इज 24 वर्कर्स. 91 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. The price of a scooter was 34,000 last year. It has increased by 20% this year. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 40,800 इज द करेक्ट आंसर. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज? ऑप्शन सी दैट इज 145. ये भी सेम क्वेश्चन है कि अगले सीरीज में कौन सा नंबर आएगा, तो ऑप्शन डी 185. सुनीता खड़ी थी, ठीक है, वो साउथ ईस्ट की तरफ खड़ी थी, वो 15 मीटर वहां से चलती है, फिर वो नॉर्थ टर्न हो जाती है और वहां से कितना चलती है? 12 मीटर चलती है. अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? तो यानी वो सी 9 मीटर्स दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ अ सर्टेन लैंग्वेज हैप्पी इज कोडेड एज दिस, तो हम राइट को कैसे कोड करेंगे? तो ऑप्शन सी यानी कि SJHIU विल बी द राइट आंसर. अब यहाँ पे इनकी तरह सेम रिलेशनशिप बिल्ड करना है, यानी कि 16:35 प्रोपोर्शनेट टू 24 रेशियो हाउ मच? तो यहाँ पे क्या है आंसर? 12 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर. एक फॉलोइंग फिगर सर्कल है, क्यों? क्योंकि उसके क्या है? कोई भी परफेक्ट एंगल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि वो क्या है? एक सर्कल है. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. The problem contains a question and two statements giving certain data. You have to decide whether the data given in the statements are sufficient for answering the question. तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है कि ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, पर अलोन ये लोग दोनों ही स्टेटमेंट स्टैंड नहीं कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी, इफ बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट बट नीदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट. 5 साल पहले कंबाइन एज था मेरी और मेरी मम्मी का कितना? 40 साल. पर अब जब हम देखें तो हमारा रेशियो है एज का 4/10. तो अभी मेरी मम्मी कितने साल की है? तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? बी इज द राइट आंसर, यानी कि 40 इयर्स की है. तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग खत्म होता है. ठीक है, एंड मैं चाहूंगी कि आप लोग ने अपने आंसर्स ऑलरेडी मैच कर ही लिए होंगे. अगर अच्छे आए आपके मार्क्स, आप कैलकुलेट करिएगा. अगर अच्छा है यानी कि आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर नहीं आए तो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर. टिल देन हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी पेपर सॉल्व करवाएंगे आप सभी को, और इसी के साथ साथ हमारे मॉक एंड ई बुक्स भी चलते रहेंगे. तो डू गेट इनटू आवर कोर्सेज, एंड आपको ये कंटेंट जो है टेलीग्राम ऐप सब पे अवेलेबल हो जाएगा फ्री में. तो आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए. टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय एवरीवन.